नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों फेरबदल का दौर चल रहा है। पहले टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर मंत्री बनाया गया, प्रेमसाय सिंह टेकाम की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। कांग्रेस में लगातार किए गए इन परिवर्तन पर तंज कसते हुए भाजपा के ओम माथुर ने कहा कि अभी तो और परिवर्तन होंगे, इंतजार कीजिए। तो ओम माथुर को जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि ओम माथुर खुद का बदल दिए जाएंगे, ये उन्हें ही नहीं पता है चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा तो क्या बदलाव का अब दौर भाजपा में भी चलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे, आप इंतजार करिए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी को भाजपा और स्वयं की चिंता करनी चाहिए कि वे खुद प्रदेश प्रभारी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि पूर्व प्रभारियों की तरह ही उन्हें भी आधे रास्ते में ही लौटा दिया जाएगा। बीते 4 साल में भाजपा ने कपड़ों की तरह 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष और 3 प्रभारी बदले हैं। उसके बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। प्रदेश की जनता का विश्वास तो भाजपा पहले ही खो चुकी है। अब भाजपा संगठन भी भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव की बयार सी देखने को मिल रही है। पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया और उसके बाद में कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। अब ऐसे में लगातार बीजेपी यही सवाल खड़ा कर रही है कि क्या कांग्रेस को डर सता रहा है, इसकी वजह से लगातार बौखलाकर ये फेरबदल कर रही है। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर इस पर विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना देख ले, उसके बाद कांग्रेस की बात करे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं बीजेपी से किरण बघेल और साथ ही मणि वैष्णव कांग्रेस प्रवक्ता और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मणि वैष्णव, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है उनका। मणि जी, लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है और अब ऐसे में बीजेपी लगातार आप पर सवाल भी खड़े कर रही है। बीजेपी से प्रदेश प्रभारी का कहना है कि चुनाव है और ऐसे में चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का डर पैदा हो गया है और इसी की वजह से ये लगातार फेरबदल कर रहे हैं। क्या बड़ी वजह लग रही है आपको लगातार जो कांग्रेस में फेरबदल हो रहा है? देखिए, नियत समय पर नियम अनुसार बदलाव उसे सामान्य माना जाता है जी। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल होता है, कांग्रेस में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का, और 3 वर्ष पूरे हो चुके थे मोहन मरकाम जी को, तो सामान्य सी बात है, लाजमी सी बात है कि उनके जगह किसी और को पद देना था। और मोहन मरकाम जी को उस पद के बाद दूसरा एक बड़ा पद दिया गया है, कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, काफी बड़ा पद होता है ये, तो उनका जो है सम्मान भी रखा गया है। दूसरी ओर आप देखें कि जो प्रेमसाय सिंह टेकाम है, उनको मंत्री पद से हटाया गया, लेकिन योजना आयोग का अध्यक्ष का जो बड़ा पद है वो उनको दिया गया। तो जो नियत अगर कोई प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया है बदलाव, तो इसे सामान्य लिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से असामान्य ढंग से 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, 3 प्रभारी बदल दिए गए, 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, नंद कुमार तमाम प्रकार के षड्यंत्र का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए, तो ये सब असामान्य है। ये सब बताती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार प्रयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने के लिए, फिर भी यह प्रयास लगातार असफल हो रहे हैं। इसी कारण ये जो है तमाम बदलाव ये हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का, इसलिए बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ क्या 1 वर्ष का होता है कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष का? क्या 1 वर्ष का होता है प्रभारी का कार्यकाल? भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों का जवाब देना चाहिए और तमाम प्रकार की जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे बाज आ जाना चाहिए, उन्हें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ मैं किरण जी से, जो कि बीजेपी की ओर से जुड़ी हुई है। किरण जी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसे में अगर बदलाव होता है कांग्रेस में तो इससे बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्या बीजेपी में बदलाव नहीं होते? जी, बीजेपी को इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। बस देखने वाली बात है कि इसके पीछे का कारण क्या है और हमारे में जो बदलाव आए हैं वो पिछले 4 साल में आए हैं।
और इनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, वो भी पिछले 4 महीने के अंदर। तो हमारे बदलाव और इनके बदलाव में बहुत फर्क है। जी। और इनके बदलाव का पीछे का कारण अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं भय की राजनीति है कहिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ दौरे का, इसमें जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था और जिस तरह से वातावरण निर्मित हुआ है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विरुद्ध में, लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे भयभीत है। और दूसरी बात की कांग्रेस में जो अंतर कला थी वो तो जग जाई थी। कहीं ना कहीं पार्टी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बिठाने में असमर्थ रही है, चाहे वो टीएस बाबा या भूपेश बघेल जी की बात हो या मोहन मरकाम या बघेल जी की बात हो। तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने डैमेज एंड कंट्रोल दोनों में लगी हुई है। अगर टीएस बाबा को बनाते हैं तो बघेल जी रूठते हैं जी, अगर मोहन मरकाम जी को मंत्री बनाते हो तो टेकाम जी रूठते हैं। तो कहीं ना कहीं सब तरफ से खुश करने की कोशिश किया जा रहा है। चाहे सरगुजा वाली सीट में इनको लग रहा था कि जनाधार कम हो जाएगा, तो टीएस बाबा को फिर उनकी नियुक्ति की जाती है। 4 महीने के लिए मात्र 120 दिन रह गए हैं। ठीक उसी प्रकार मोहन मरकाम जी को एक परिपक्व और सशक्त नेता को सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए मंत्री पद से नवाजा गया है, जबकि वो एक प्रदेश अध्यक्ष थे और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी ने उनको भी दरकिनार कर दिया। तो मुझे लगता है 2-3 कारण है। एक तो भय, आपसी सामंजस्य में विफल रही इनकी पार्टी, और कहीं ना कहीं जो जनता का जो इनके कांग्रेस विरोधी जो लहर चल रही छत्तीसगढ़ में, ये 3 कारण हो सकते हैं इनके फेवर। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में के शर्मा जी जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को अक्सर देखते आते हैं और आपको लगातार ये जो बदलाव कांग्रेस में हो रहा है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? देखिए अनुपमा जी, जो बदलाव है छत्तीसगढ़ में, बात इस बात को लेकर हो रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा कि नहीं होगा। ये इस विषय को लेकर बदलाव की बात हो रही है। कांग्रेस अपने आप को, जो छत्तीसगढ़ उनका गढ़ बना हुआ है, उसको बरकरार रखने के लिए और मजबूत करिए, सत्ता को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्री बनाए गए तो उनकी योग्यता वाली नहीं है। अभी केवल क्षेत्रीय संतुलन की बात है, आदिवासियों को असंतुष्ट नहीं कर सकते, एक ये। और जो बस्तर और सरगुजा संभाग के बीच में एक सामंजस्य की बात है। अब दोनों संभागों में 2 मंत्री हो गए हैं। एक तरफ वहां 12 सीट में से सभी 12 सीट पर बस्तर में कांग्रेस का कब्जा है, उसी तरह अंबिकापुर में भी 14 में से 14 सीट कांग्रेस के पास है। तो दोनों जगह पहले 3 मंत्री थे, उनको एक क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया है। टीएस बाबा को जो बात आ रही है 2.5 साल की, उसको संतुष्ट करते हुए उप मुख्यमंत्री का जो पद दिया गया है, तो उससे उनको एक सरगुजा में जो एक नाराजगी आ रही थी कि क्योंकि पिछले चुनाव में भी वहां के मतदाताओं ने मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में मतदान किया था, इसलिए उनको वहां के मतदाताओं को संतुष्ट करना ज्यादा जरूरी था टीएस सिंहदेव के जगह में। अब बात आती है दुर्ग संभाग का महत्व तो सबसे ज्यादा है। देख रहे हैं कि वहां 6 मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सब 6 हैं। तो दुर्ग संभाग के अपने अलग महत्व है। 20 में से 18 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। लेकिन आप रायपुर देखेंगे तो रायपुर में एकमात्र मंत्री हैं शिव डहरिया जी, आरंग विधानसभा क्षेत्र से। तो 5 संभागों में देखेंगे तो कमजोर रायपुर संभाग है। आने वाले समय जैसे दुर्ग में, बिलासपुर में भी 2 है और अंबिकापुर में भी 2 हो गए, बस्तर में 2 हो गए और दुर्ग में 6 हैं। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो रायपुर संभाग में कमी है और बिलासपुर संभाग में भी 2 ही हैं अभी, उमेश पटेल और कोरबा से अग्रवाल जी। तो कुल मिलाकर के एक संतोष की दृष्टि हो सकता है निश्चित रूप से। और कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना के क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए, वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं अभी, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू या अमितेश शुक्ला, इनको भी कहीं एडजस्ट कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। कुल मिलाकर के ये है जो 71 विधायक अभी कांग्रेस के हैं और जो 75 का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस कर रही है। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा को सत्ता परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विषय है। आप अभी मात्र 13 विधायक है आपके पास, और किस ढंग से आप आदिवासी क्षेत्रों में आप घुसपैठ करेंगे और जो योजनाएं सभी वर्गों को साधने का जो प्रयास भूपेश बघेल करते हैं। जैसे आज हरेली त्योहार को देखिए, सीएम हाउस में पूरा स्थानीय हरेली त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहां जिस ढंग से गेड़ी की बात हो, रजटुली की बात हो, गौ पूजा की बात हो, कृषि सामग्री की पूजा की बात हो, तमाम प्रकार के उपक्रम जो सीएम हो, मतलब संस्कृति को जो सरकारी संरक्षण मिल रहा है, इन सब को कैसे निपटा जाए, ये भाजपा के लिए चुनौती है। और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घोषणा पत्र और स्थानीयता की भाव को किस ढंग से भाजपा सामने लाती है, मतदाताओं को विश्वास दिलाती है,
ये एक बड़ी बात तो कुल है। मिलाकर भाजपा को यहाँ पर कोशिश करने की जरूरत है कि किस प्रकार से आम जनता में वो अपनी छवि स्थापित कर सके, एक अच्छी छवि, जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है। मैं रुक करूंगी किरण जी का। किरण जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो लगातार बदलाव की बयार कांग्रेस में देखने को मिल रही है, वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी निशाना साधा है, कांग्रेस का कहना है कि ठीक है कांग्रेस में बदलाव हो रहा है, लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है वो सभी ने देखा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, लगातार बदले गए थे। उस पर आप क्या कहना चाहेगी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर था, और प्रभारी जी की बात करें तो अगले चुनाव पुरंदेश्वरी जी प्रभारी थी, तो वो कहीं से आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती है, वहां भी चुनाव था, तो वो एक कद्दावर नेता थी वहां की, तो हो सकता है उनके समय की अभाव के कारण उनको बदला गया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अगर स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में आई है, अगर ये दावे करते हैं, लेकिन किरण जी, कांग्रेस तो लगातार ये भी निशाना साध रही है कि कांग्रेस के पास, ये बीजेपी के पास में कोई स्थानीय नेता नहीं है, इसी की वजह से तमाम जो केंद्रीय नेता है वो अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनके बलबूते पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या सीएम तो फेस है बीजेपी के पास में? भैया से यही पूछना चाहूंगी कि अब कांग्रेस अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ रही है, क्योंकि शैलजा जी ने तो ये क्लियर कर दिया है कि एक कलेक्टिव रूप में ये लड़ेगी। पहले इन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल के चेहरे पे लड़ेंगे। ठीक है, मैं कांग्रेस से सवाल कर लूंगी, मणि जी हमारे साथ में उपस्थित है, उनसे सवाल कर लूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी किस फेस पर चुनाव लड़ने वाली है? सीएम फेस कौन होगा बीजेपी की ओर से? देखिए, 2003 की मैं आपको याद दिला दूं तो 2003 में भी बीजेपी में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था जी। इसके बावजूद हम सत्ता में आए और पूरे 15 साल तक, मतलब इस बार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में ही छत्तीसगढ़ चुनाव में उतरेगी? जी बिल्कुल। मोदी जी जहां पूरे विश्व में मोदी जी ने अपने नाम का डंका बजाया है और पूरा विश्व उनको एक आशा भरी निगाह से देख रहा है, तो क्यों ना हम छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। और पिछले 15 साल में हमने जो विकास किया छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह तुलना करना जानती, बहुत समझदार है। 4 साल बनाम 15 साल, जिस तरह से हमने विकास की गंगा 15 साल में छत्तीसगढ़ में बहाई थी, और किस तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी को कर्ज में डुबो दी है, कर्ज ले लेके घी पिलाने का जो काम कर रही है जनता को, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त कर दी है, चाहे वो शराब घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो, चावल घोटाला हो, तो विकास का काम इन्होंने स्कीम तो कोई चलाए नहीं। हाँ, स्कैम पे स्कैम छत्तीसगढ़ की जनता जरूर देख रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ मैं मणि जी से। मणि जी, इस प्रकार से लगातार आरोप लगा रही है किरण जी कि तमाम जो घोटाले हैं वो आपकी सरकार में हुए हैं और लगातार जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या जो गुटबाजी थी उसको दूर करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता टीवी चैनलों में, अखबारों में आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब स्थानीय नेता, जमीनी नेता जब इन आरोपों को लेकर जनता के बीच जाते हैं तो जनता जो है करारा जवाब देती है इस बात में, क्योंकि जनता को पता है सब झूठे आरोप और जो लाभ जनता को मिल रहा है उसे जो है नकारा नहीं जा सकता। जो लाभ जनता को मिल रहा है, जो आप जनता महसूस कर रही है, उसे आप कैसे नकार सकते? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक गलती करती है, लगातार जो है चैनलों में, अखबारों में सब आरोप, झूठे आरोप, काल्पनिक आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि जो 15 साल का इनका शासन काल था उसमें कितने प्रकार के घोटाले हुए, उसका जवाब इनको देना चाहिए। 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, रतन जोत घोटाला हुआ 1000 करोड़ रुपए का, पनामा घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, इंडियन प्रदर्शनी बैंक घोटाला हुआ, तमाम प्रकार के घोटाले जिनके पुख्ता सबूत है। तो ये सब घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिला कोई, बुरा जो देखा मना अपना, उससे बुरा न कोई। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ किरण जी से। किरण जी, जैसा कि जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष बदले गए थे और दीपक बैज को ये पद दिया गया था, ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी क्या इस दौरान कमजोर महसूस कर रही है? क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पूरे देश में जो मोदी मैजिक था वो चल रहा था, लेकिन वहीं बस्तर की सीट की बात कर ली जाए तो बस्तर में दीपक बैज ने चुनाव जीता था, तो कहीं ना कहीं जो मोदी मैजिक था वो बस्तर में काम नहीं कर पाया था। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कमान दीपक बैज को सौंप दी गई है, तो क्या ऐसे में बीजेपी को डर सता रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी के सामने कोई ना चुनौती है ना कोई डर है।
मोहन मरकाम जी भी बस्तर से ही बिलोंग करते थे और दीपक बैस जी भी बस्तर से ही बिलोंग करते थे। बस्तर के सुदूर क्षेत्र में अगर सड़कों का जाल बिछाया है तो बीजेपी ने बिछाया है। मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक अगर किसी सरकार ने दिया है तो वो बीजेपी की सरकार ने दिया है। चाहे वो नेटवर्क की बात हो, मोबाइल टावर्स की बात हो या 102, 108 एक्सप्रेस योजना जो चलाई है, तो आप देख सकते हैं बस्तर को लेकर भाजपा बहुत चिंतित थी। और मोदी जी तो बस्तर को लेकर बहुत अभी 7,000 करोड़ का कुछ। तो फिर किरण जी, फिर ऐसे में वो लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाई बीजेपी वहां पर? अगर बस्तर में काम किया है बीजेपी ने तो फिर चुनाव क्यों नहीं जीत पाई? लोकसभा का परिणाम ऑलरेडी देख चुके हैं किस प्रकार विधानसभा में विपरीत परिणाम आने के बाद ठीक 1 साल बाद लोकसभा में किस प्रकार भाजपा ने विजय पाया है। तो ये साफ दर्शाता है कि जनता कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। हो सकता है 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ काम कर गया हो। बस्तर की बात हो रही जी किरण जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो या हो सकता है कि कुछ बदलाव जनता चाह रही हो, या हम जनता के फैसले का सम्मान भी कर रहे हैं। लेकिन 4 साल के इस कांग्रेस के शासनकाल में मुझे लगता है जनता की आंखें खुल चुकी होगी। और एक कहावत है ना कि धूल क्या झोंकी किसी ने आंखों में, कमबख्त पहले से भी साफ दिखने लगा। तो मुझे लगता है बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस से मोह भंग हो गया होगा। और जो इन्होंने छलावा किया था महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को और युवाओं को मात्र गोबर और गौठान तक सीमित रख दी है इस सरकार ने। और राज्यसभा सांसद की बात आती है तो बाहर से आउटसोर्सिंग नेता के लोग आ जाते हैं। पीएससी में इनके नेता, इनके अधिकारी सिलेक्ट होते हैं बच्चे, और हमारे युवाओं को गोबर और गौठान तक सीमित रख दिया है, गोबर बिनने तक सीमित रख दिया है। तो किस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की युवाओं को, टैलेंट को, उनके सपने को कुचल रही है, महिलाओं से धोखा कर रही है। मुझे लगता है जनता ये सब देख रही है। और कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं मणि जी, किरण जी के द्वारा। और सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने एक और आरोप लगाया था जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा था, जहां पर बीजेपी का यह आरोप है कि सीएम भूपेश बघेल एकला चरोर की नीति अपनाते हैं और इसी की वजह से लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अपनी कुर्सी संभालने की वजह से इस प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अकेले चलने की कोई परंपरा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में सब मिलकर चलते हैं, चाहे भूपेश बघेल जी की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे मंत्रियों की बात हो, चाहे कार्यकर्ता की बात हो। यहाँ सब एक साथ मिलकर चलते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। और गुटबाजी जैसी कोई स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी यह क्यों नहीं बताती किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। मोदी जी के चेहरे पर आपने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, क्या हाल हुआ? और मोदी जी के चेहरे पर अगर छत्तीसगढ़ में आप चुनाव लड़ेंगे तो इसका नुकसान ही होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा झूठ मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में ही कहा था। जो 15 लाख मिलेंगे वाली बात मोदी जी ने वो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में ही कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र, मोदी जी के चरित्र को छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। और जो किरण बघेल जी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ की जनता की आंख खुल चुकी है, बस्तर की जनता की आंख खुल चुकी है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 5 उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद, और उसमें से 3 उपचुनाव बस्तर क्षेत्र में, और तीनों उपचुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और करारी शिकस्त मिली भारतीय जनता पार्टी। तो जनता की आंख अगर खुल चुकी है, ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो ये 3 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी और इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को क्यों मिली? देखिए, जाहिर सी बात है कि विश्वास जो है जनता का वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। और 2023 के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने वाली है। जी किरण जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी में भी इस प्रकार का कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि समय के साथ किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो निश्चित होगी, और नहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि उनके विचार विमर्श क्या होते हैं। इसमें मैं टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं छोटी सी सिपाही हूँ पार्टी की, लेकिन मैं निश्चित तौर पे मैं कह रही हूँ कि अगर बदलाव होते हैं तो निश्चित रूप में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे और जनता के हित में और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में ये बदलाव।
जी बिल्कुल। तो मैं के शर्मा जी हमारे साथ में पत्रकार हैं, मैं उनका रुख करूंगी। के जी, जैसा कि आपने बातचीत में सुना दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें कि लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि बदलाव की वजह क्या है, और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आखिर और ज्यादा मजबूत होने के लिए कांग्रेस को किस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, और साथ ही अगर बात कर ली जाए तो क्या बीजेपी सत्ता वापसी कर पाएगी छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में? क्योंकि देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव की बात कर ले या ग्रामीण पंचायत चुनाव की बात कर ले तो बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, तो क्या इस बार 2023 चुनाव में कमाल कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस जो मजबूती से के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है उसके पीछे जन घोषणा पत्र है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने ये जन घोषणा पत्र को स्वीकार किया उसमें, क्योंकि उसमें सभी वर्गों की बातें कही, किसान को लेकर के, गरीब को लेकर, आदिवासी को लेकर, कर्मचारी को लेकर, पत्रकारों को लेकर या वकीलों को लेकर, सभी वर्गों को जो साधने का प्रयास किया उसमें कितना सफल हुआ, व्यवहारिक धरातल में कितनी सफलता मिली है, एक विषय रहेगा। दूसरा विषय यह है कि जो जन घोषणा पत्र में जो काम पूरा नहीं हुआ है, नियमितीकरण का काम है, संविदा का है या कर्मचारियों का है, उनका नियमितीकरण का मुद्दा है, चाहे शराबबंदी का हो, ये विषय महिलाओं को या कर्मचारियों को कितना प्रभावित करता है, एक है। दूसरा जो है भाजपा मजबूत घोषणा पत्र बनाने का जो प्रयास कर रही है उसमें कितनी सफल होती है, चाहे किसान न्याय योजना की बात करें या गोबर के गोठानों की क्या स्थिति रहेगी, रीपा के रूप में विकसित किया जा रहा है रोजगार की दृष्टि से, उसका क्या है। तो ये तमाम एक तुलनात्मक है, और जो संचार माध्यम इतना आगे बढ़ चुका है तो उसके माध्यम से लोग घोषणा पत्र के माध्यम से जो वोट दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। तो भाजपा के सरकार में आने के कारण यही रहेंगे कि एक मजबूत घोषणा पत्र हो और प्रत्याशी नया चेहरा, कितने नया चेहरा देते हैं, पुराने चेहरे में एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो हार का कारण बना था उसमें कितने को रिपीट करते हैं और कितना ज्यादा परिवर्तन करते हैं। लोकसभा में परिवर्तन का असर भाजपा देख चुकी, 11 में से 9 सांसद जो है वो इनके पास है। दूसरा चीज है उपचुनाव में जीत की जो बात कर रहे हैं आप, तो उपचुनाव में जीत के लिए यही मतदाताओं, छत्तीसगढ़ के लोगों में इतनी जागरूकता है कि जो सरकार में है उनके ही सरपंच और उनके ही महापौर यदि चुने जाते हैं तो इससे विकास आसानी से होगा, ये एक सोच रहती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय आप देखेंगे तो एक जन घोषणा पत्र के आधार पर जो बेहतर नजर आएगा उसके लिए स्थानीय मुद्दों के आधार पर राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय चेहरा लोकसभा चुनाव में, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छे से पता है कि स्थानीय मुद्दे कौन कौन से और राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से, उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो वोट करती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ में इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस में और कितने बदलाव देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या बीजेपी में चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बदलाव के बाद में 2023 के चुनाव में किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।